हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेशन फर्स्ट में। आज की एक बड़ी खबर है कि काउंटरिंग इंडिया टू बिल्ड 5 to 6 मोर एयरक्राफ्ट कैरियर इन फ्यूचर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। मतलब क्या हुआ? भारत के पास अभी ना दो एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास सिर्फ अभी दो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य और एक आईएनएस विक्रांत है। ये जो है आईएनएस विक्रमादित्य है जो कि रशिया से हमने खरीदा है और वो सर्विस में आया 2013 में। ठीक है। और ये जो है आईएनएस विक्रांत है कि 2022 में कमीशन किया गया इंडियन नेवी में। अब मैं दो चीज़ें बोला, पता है, सर्विस एंड कमीशन। गेटिंग में हम इसको ना खरीदे हैं, रशिया से जो चीज़ें हैं ना उसको खरीदे हैं। आईएनएस विक्रमादित्य को हम खरीदे हैं, पैसा देके खरीदे हैं, और आईएनएस विक्रांत को खुद से बनाया है। दैट्स वाई इसे कमीशन किया गया। भारत में कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, आपने सुना होगा ना इसका नाम, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, उसी ने इसे बनाया गया है। इंडिया में ही बना हुआ है ये इंडिया ने ही बना हुआ है। दैट्स वाई इसे कमीशन किया गया 2022 में। हमें 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत क्यों है, आज इसके बारे में बात करेंगे। काउंटरिंग चाइना, ऐसा वर्ड ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, दूसरा। तीसरा ये कि क्या इससे इंडिया की डोमिनेंस बढ़ जाएगी। चौथा, हम बार बार यह पुश कर रहे हैं कि हम यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट विथ वीटो पावर के साथ कितने एलिजिबल है, ये पूरे वर्ल्ड में बता रहे हैं अपनी डोमिनेंस। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो काउंटरिंग चाइना, इंडिया टू बिल्ड 5 to 6 मोर एयरक्राफ्ट कैरियर इन फ्यूचर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। अब ये क्या है? Moreover, he said that India will soon start building third aircraft carrier, a 45,000-ton sister of ship of INS Vikrant. He said India has one more aircraft carrier, INS Vikramaditya, sourced from Russia in 2013. We will make 5 to 6 more aircraft carrier. If this plan to build 5 to 6 more aircraft carrier materialize, it will go a long way in given the Indian Navy. अब क्या है अगेंस्ट दी चाइना? चाइना चाइना जो है वो रिवील किया है अपने प्लान को, 2030 तक हम 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुके होंगे, बिल्ड कर चुके होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? 2006 तक। आज चाइना के पास कितने हैं? 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, कमीशन बने हुए हैं। दूसरी बात देखिए, जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, दैट्स वाई। अभी फ्यूजियांग भी कमीशन हो चुका है जो कि 80 to 85 टन्स की है, इतना भारी है। अब आगे और देखते हैं कि क्या क्या है करके। ठीक है, इतना तो आप समझ गए ना क्यों भारत को चाहिए, ये पता चल गया। चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना 2030 तक 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेगा और हमारे पास सिर्फ 2 ही है अभी तक। दैट्स वाई हम थर्ड आईएनएस विशाल बना रहे हैं। विशाल उसका नाम है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का। अब आगे देखते हैं। वर्क ऑन थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर टू स्टार्ट सून, मोर टू फॉलो, से राजनाथ सिंह जी। ठीक है, ये सेम लाइन है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स है, आप थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेना, जो कि मैंने आपको एक बार छोटी छोटी चीज़ में बता चुका है। विक्रमादित्य हमने रशिया से खरीदा 2013 में, हमें 6 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जनवरी में ये चीज़ें बताई गई है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को हमें चाहिए। दैट्स वाई पार्लियामेंट में थोड़ा बहुत डिस्कशन भी हुआ है इस चीज़ के बारे में। फ्यूजियांग के बारे में भी यहाँ पे है थोड़ा बहुत इसमें, और चाइना ने भी बिल्ड कर रहा है, जो कि मैंने आपको ऊपर वाली स्लाइड्स में पूरा एक्सप्लेन कर चुका है। नेवल रेस क्या होती है? नेवल रेस ये वो चीज़ होती है कि सपोज हम अभी 5 से 6 एयरक्राफ्ट के कैरियर क्यों बना रहे हैं? बिकॉज चाइना भी बना रहा है, चाइना भी अब मरीन डोमिनेंस दिखा रहा है, वाटर ओशन डोमिनेंस दिखाना चाह रहा है, हमने भी अपना दिखा रहे हैं। बिकॉज हमारे पास तो हिंद महासागर है ना, इंडियन ओशन है, इतना बड़ा विशाल ओशन है। उनके पास कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ा ओशन नहीं है, वो तो 9 डैश लाइन को मानते हैं चाइना। आप पूछेंगे 9 डैश लाइन क्या होती है, बाद में बताते हैं ना 9 डैश लाइन क्या होती है, अभी क्यों इतना जल्दी जल्दी करना है। दैट्स वाई। और ऊपर से चाइना को जैसे कॉम्पीट कर रहा है, चाइना कॉम्पिटिशन कर रहा है यूएसए के साथ, और यूएसए के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है और चाइना के पास अभी 3 है। सबका कॉम्पिटिटर होता है ना एक, सब एक कॉम्पिटिटर के हिसाब से चलते हैं। और आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे वीडियो पे क्या होता है करके। देखिए फ्यूजियांग का जो टन है 80,000 टन का फ्यूजियांग। ठीक है, ठीक है। और आगे देखते हैं। ये हमारा बहुत प्यारा भारत, देख के इतना अच्छा लगता है ना कि पूछिए मत। बिना, अब आगे देखते हैं हमारे पास जब 6 एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएंगे तो कैसे कैसे डिप्लॉय किया जाता है। ये चीज़ें होती है, कुछ कुछ चीज़ें ना थोड़ा क्रिटिकल माइंड से अगर अपन सोचे, सो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर।
क्यों इतना नेसेसरी है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। अब आप ये बोलेंगे रशिया से तो हमने 2013 में लिया एक एयरक्राफ्ट कैरियर, क्या उसके पहले हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था क्या? तो अरे भैया था अपने पास एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम था हरक्यूलस, जो कि हम यूके से लिए थे। अरे यूके से क्यों लेंगे सर, यूके से हम क्यों लेंगे, यूके तो इतने साल तक राज करके गया। अरे नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्यों ऐसा, जब यूके यूके ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक एयरक्राफ्ट बनाना तैयार किया, तो अच्छी स्टोरी है, आपको थोड़ी बहुत हंसी भी आएगी। ऐसे बोलते हैं ना, उल्लू बन गया बेचारा, वो वैसी वाली बात है। यूके दो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट किया था। सो क्या हुआ, उसने एक एयरक्राफ्ट बनाना तैयार किया। अब वो एयरक्राफ्ट क्या हुआ ना यार, वो एयरक्राफ्ट बना 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। अब यूके परेशान, हम इतना पैसा लगाए उसमें, हम इतना टेक्नोलॉजी लगाए, साइंटिस्ट को हमने पे किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें ली, बट यार ये तो यूज़ ही नहीं है, अब क्या करें। रिसेंट में भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, 1945 में तो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो भारत देश ने यूके को एक प्रपोजल भेजा, सर देखिए आपके पास एक न्यूली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम आपने हरक्यूलस रखा है। तो बोले जी हाँ हाँ, हम थोड़ा बहुत ना इंटरेस्टेड है उसे खरीदने के लिए। अब आप बोलेंगे यार क्यों यार, तब तो हम एकदम शांति प्रिय देश थे और रिसेंटली हम आज़ाद हुए थे, हमें क्यों चाहिए? बिकॉज भैया बात ऐसी है, ये पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान हमला कर चुका था तब तक पीओके पे, और हमें नीचे से भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए था। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो चाहिए था ना, हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। तो हमने जब यूके से बात किया तो बोले जी हाँ हमारे पास है, हम आपको दे सकते हैं हरक्यूलस, तो आप हरक्यूलस ले जाइए। हमने पैसा दे के ख़रीदा, वो सर्विस में आया 1957 में, वो सर्विस में आया और वो रिटायर्ड हुआ 1997 में। ठीक है, 1997 में वो रिटायर्ड हो गया। इसकी ये जो इसी का नाम जो हरक्यूलस है ना, उसी का नाम हमने INS विक्रांत रखा था, और उसी के नाम से, विक्रांत के ही नाम से हमने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, जो 2022 में बना है, ये उसी के नाम का है। ठीक है, ये आपको छोटी सी एक स्टोरी बन गई, बता दिया मैंने। एंड देन INS जो विक्रांत था ना, 1971 वॉर में बहुत ज़्यादा कारीगर, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा। पता है कैसे? एक आपने एक स्टोरी सुना होगा PNS गाजी के ऊपर। PNS गाजी एक सबमरीन थी पाकिस्तान की, जब यहाँ पे इंटरनल रिबेलियन से, मतलब जब पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा था ना, क्या हो रहा था कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ से ये टेक्सटाइल हब था, ढाका वाका एंड ऑल। सो ये टेक्सटाइल हब क्या करता था, यहाँ से पूरा मटेरियल लेके जाता था पाकिस्तान अपने देश में, वेस्ट पाकिस्तान में, और वहाँ से वो एक्सपोर्ट करता था पूरे कंट्रीज पे। अब वो जब एक्सपोर्ट करता था तो उसके बाद क्या होता था ना कि उसे डॉलर्स मिलते थे। अब वो जो डॉलर्स मिलते थे, तो वो डेवलपमेंट वो सिर्फ पंजाब एरिया में ही करता था, बलूचिस्तान में भी नहीं करता था, वो सिर्फ पंजाब एरिया में ही करता था। पाकिस्तान पंजाब एरिया, गेटिंग माई पॉइंट, पाकिस्तान पंजाब एरिया में ही करता था। जहाँ से तुम भैया मटेरियल खरीदे, जहाँ से टेक्सटाइल लिए, आप जहाँ से जो चीज़ लिए, एटलीस्ट वहाँ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करते। इतने 1971 तक इतना भुखमरी में आ गया था वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान कि वहाँ पे इंटरनेट डिस्टर्बेंस चालू हो गया, हम आपकी चीज़ को मानना छोड़ देते हैं। मतलब एक छः की मेन पॉइंट रखा गया था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, कि उसमें एक मेन क्लॉज था, एक पॉइंट बस मैं आपको बता सकता हूँ, कि आपकी करेंसी हमारे यहाँ नहीं चलेगी। एक पॉइंट था ये कि आपकी करेंसी जो जिन्ना है वो हमारे यहाँ नहीं चलेगी, ये ईस्ट पाकिस्तान ने बोल दिया था। दैट्स वाई। और पाकिस्तान की एक गंदी आदत है यार, ये चीज़ आप मानो या ना मानो, अभी पाकिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान है, ये वाला जो पाकिस्तान है, वहाँ पे अभी अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बलूचिस्तान एरिया। ठीक है, अब बलूचिस्तान वाले फ्रीडम मूवमेंट चाह रहे हैं, जो कि उनका है, उनका इंटरनल डिस्टर्बेंस है। सो अब वो क्या हो रहा है कि बलूचिस्तान कुछ समय के लिए ये पूरा एरिया कैप्चर कर चुका है, यहाँ भी एक भी पाकिस्तानी आर्मी नहीं आ रही है, आ नहीं पा रही है, इतना डोमिनेंस आ गया है उस पर। गेटिंग में, इतने बलूच भाई हमारे इतने वो हो गए हैं कि पाकिस्तान की एक आर्मी को घुसने नहीं दे रहे हैं अपने यहाँ पे। तो इसी बीच में फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, अरे एयर स्ट्राइक कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर, तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम है, तुम बाहर वालों को मार दिए, फालतू का। ये वही वाली बात है ना, अंदर से ही पीटोगे और बाहर से ही पीटोगे, सैंडविच बन के पीटोगे। इस समय भी 1971 वॉर में भी यही सेम चीज़ हुआ। क्या हुआ ना, पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी इंडिया पे, और चढ़ाई इन द सेंस चढ़ाई नहीं की, पाकिस्तान आ गया, हम मार रहे हैं लाइक दैट, भारत देश को अटैक करने जा रहे हैं, कुछ अटैक नहीं कर पाया पाकिस्तान। एकदम छोटी सी एक और स्टोरी है उसके बीच में। PNS गाजी जो थी, एक सबमरीन थी जो कि USA से लिया गया। इन लोग ने एक प्लान बनाया कि हम INS विक्रांत को ना PNS गाजी से मार देंगे, तो इंडिया सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा ईस्ट बांग्लादेश को अच्छे से। बट इंडिया ने थोड़ा दिमाग लगाया। PNS गाजी जब यहाँ से निकला, ग्वादर से या कराची पोर्ट से कहीं से तो निकला वो, तब तक हमारे यहाँ की रेडार में वो कैप्चर हो गया कि PN, और थोड़ा बहुत इनपुट भी मिल गया
कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इतना बेहतरीन दिमाग लगा है जब विक्रांत को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रख दिया गया, यहाँ पीछे में, और एक अफवाह फैला दी गई कि आईएनएस विक्रांत आ रहा है, शायद चेन्नई पोर्ट या विशाखापट्टनम पोर्ट पे आ रहा है। वहाँ पे ना बहुत सारा फूड सप्लाई मंगवाना चालू कर दिया, बिकॉज एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 5,000 सैनिक होते हैं, डिप्लॉय रहते हैं। 5,000 सैनिक के लिए कुछ तो खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए ना इतने दिनों की। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कितने महीना भी रहना पड़ सकता है वहाँ पे। सही बात है कि नहीं? तो उसके लिए कितना खाना लगेगा सबके लिए। तो एक अफवाह फैला दी गई कि आईएनएस विक्रांत है ना, आ रहा है, उसके खाने की बंदोबस्त करो। तो ये इनपुट पाकिस्तान को भी मिल गई। तो पाकिस्तान को लगा कि आईएनएस विक्रांत यहाँ खड़ा है। अब वहाँ खड़ा था आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत। अब ये इस आईएनएस राजपूत ने क्या किया, बहुत प्यारा काम किया, बहुत प्यारा काम किया। जब आईएनएस विक्रांत को यहाँ पे चुपचाप से छुपा दिया गया, छुपाया इन द सेंस दूर रख दिया गया, छुपाया नहीं, डिस्ट्रॉयर से सबमरीन को मार दिया। इसके पहले आप एक वीडियो देखे होगे ना, सबमरीन एकदम छुप के वार करने के लिए कैपेबल होती है, सबमरीन को ढूंढना इम्पॉसिबल है। गेटिंग माय पॉइंट? इसने क्या किया, आईएनएस राजपूत ने, जैसे ही आईएनएस राजपूत के नीचे सबमरीन आई, डाल दिया सीधा नीचे बम। फूट गई सबमरीन, उसकी दिखी ही नहीं कहाँ है, फूट गई। और यूएसए शॉक हो गया कि जिस सबमरीन हमें, जो सबमरीन तुम्हें दिए हैं, सेम सबमरीन हम यूज कर रहे हैं यार, और डिस्ट्रॉयर से मार दिया तुमने। इतनी दिमाग कैसे हो सकता है भारत देश के पास? इतना बेस्ट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहाँ से आती है भारत देश के पास? बस उतना हुआ, यहाँ से विक्रांत निकला, यहाँ पे डिपोर्ट, यहाँ पे आया, यहाँ रुका, यहाँ पे लगा दिया गया विक्रांत को, और जो ठुकाई किया पाकिस्तान की, उसके बाद मजा आ गया सबको कि सीधा बांग्लादेश बन के ही निकला ईस्ट पाकिस्तान, सीधा नाम ही चेंज करके माना गया। उसके बाद तो आपको स्टोरी पता है, सातवां बेड़ा आया, 40 बेड़ा आया। सातवां बेड़ा यूएस की तरफ से आया पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, 40 बेड़ा रशिया के साइड से आया इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत अच्छी स्टोरी है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिकॉज ये इतना आप समझ गए होंगे इस स्टोरी को। सो और ऑब्वियसली बांग्लादेश बन गया, और इंडिया ने ऐसा थोड़ा सा भी ज़मीन नहीं ली। हम इतने अच्छे पीसफुल कंट्री है ना यार, हमें कोई कितना भी कुछ कर ले, हम बहुत टाइम बाद रिटेलिएट करते हैं, जब तक आखिरी वार्निंग नहीं दे देते। बहुत अच्छे पीसफुल कंट्री आती है हमारी, बहुत, इसलिए तो बोलते हैं हमारा प्यारा भारत। इसलिए बोलते हैं हमारा प्यारा भारत क्यों है। अरे कोई और कंट्री अगर सपोर्ट भी करती ना, पूरी ज़मीन कैप्चर कर ली रहती। बट हमने अलग कंट्री बना दी, एक हमने एक कंट्री ही बना दी, और आज वही कंट्री हमारे पे अभी क्या हुआ है देख रहे होगे, पिछले साल से क्या हो रहा है। चलिए आगे। और कितने देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है? तो 5 देश है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूएसए के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 11। चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि अभी अपने देखे। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूके के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है ऑब्वियसली। एंड जापान के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब लोग बोलोगे कैसे रशिया के पास सर क्यों नहीं है एयरक्राफ्ट कैरियर? नहीं, रशिया के पास हालांकि थोड़ी बहुत जितनी जानकारी मुझे मिली, रशिया के पास भी था एयरक्राफ्ट या है एयरक्राफ्ट कैरियर। बट क्या हुआ ना कि जो रशिया की जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो ना ऐसी है। देखिए, ऐसा रशिया है, ऐसा रशिया फैला हुआ है, इसके ऊपर की जितनी भी ज़मीन है, यहाँ पानी है यार। और ये पानी फ्लोटिंग वाटर नहीं है, ये फ्रोजन वाटर है, जमा हुआ है। तो वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर लाना मतलब उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है ना, जितना हमारी हमारी कोस्टल लाइन्स कैसी है, यहाँ पूरा पानी है, उनका फ्रोजन है, जो बर्फ़ को भी कट करते हुए निकलता है। तो इतने बड़े कोस्टल एरिया में एक वो है। और थोड़ा बहुत ये जो अलास्का वाला जो रीजन लगता है ना, ये यहाँ पे बस वाटर है, थोड़ा बहुत ही, बहुत थोड़ा बहुत। एक यहाँ है अलास्का वाला, ठीक है, जापान और अलास्का के पास। और एक यहाँ ब्लैक सी के पास है, जो यूक्रेन वॉर पे अपन ब्लैक सी देख रहे थे ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत वाटर उन्हें मिलता है एक्सेस करने के लिए, रशिया के पास। ये व्लादिवोस्टॉक एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, ये तो पोर्ट का नाम है ना। और एक यहाँ पे है वाटर थोड़ा बहुत। तो रशिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर एक है, ऐसा माना जाता है कि रशिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। बट अभी तक पता नहीं चला है, जितना मैंने अभी सर्च किया है। थोड़ा देख के मैं अब आपको बता सकता हूँ बाद में। तो अब आगे देखते हैं। ये थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान के बारे में है, चाइना के। कितना बड़ा है ये? 82-85 टन का है ना, ये ऐसा दिखता है एयरक्राफ्ट कैरियर। अब आप बोलोगे इसे तो कोई भी मार देगा, ये तो अकेला चल रहा है। नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेले नहीं चलते। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर यहाँ हेलीकॉप्टर्स भी उतर सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है ना, ये उतरने की होती है, ये जाने की होती है। ये उतरता है यहाँ से एयरक्राफ्ट कैरियर, और यहाँ से चढ़ता है एयरक्राफ्ट, निकलता है। अब एयरक्राफ्ट के कैरियर पे क्या दिक्कत, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर पे क्या होता है ना, यहाँ पे ना फाइटर जेट्स लगे हुए रहते हैं, बहुत सारे यहाँ पे। यहाँ एक फाइटर जेट्स लगे रहते हैं, ठीक है। उसके नहीं रहा हूँ,
फ्लीट, कॉर्बेट, और क्या होता है, डिस्ट्रॉयर शिप्स और बहुत सारी जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो इसके आजू बाजू घूमते रहती है। अरे आप, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, रुको। कैसे रहता है ये देखो, ऐसा रहता है एयरक्राफ्ट कैरियर के नहीं अराउंड। ये फाइटर जेट्स लगे हुए रहते हैं, ये रेडार्स होते हैं, ये डिस्ट्रॉयर्स होते हैं आजू बाजू। और भी दिखा रहा हूँ, एक और इमेज दिखा रहा हूँ आप। ये ऊपर से देखोगे तो आप ऐसा दिखता है एयरक्राफ्ट कैरियर के नियर अराउंड। एयरक्राफ्ट कैरियर को ना डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज इसके जो रेडार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली हाईली टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड होते हैं। मीनवाइल जब पता चलता है ना एक मिसाइल आ रही है, तो उसे पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, बहुत सारी शिप्स होती है, सबमरीन्स होती है उसके नीचे। आपको ये भी मैं बता दूँ, सबमरीन्स होती है, फाइटर जेट्स भी होते हैं, उससे वो उस मिसाइल को ऑलरेडी इंटरसेप्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल है, ये चलता फिरता एयरबेस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। INS विक्रांत एंड INS विक्रमादित्य। ठीक है, 45,400 टन का है INS विक्रमादित्य, और 2013 में सर्विस में आया है। और विक्रांत 45 टन का है, जो कि कोचिंग शिपयार्ड ने बनाया है, और वो कमीशन हुआ है 2 सितंबर 2022 पे। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। फ्रॉम INS विक्रांत टू द प्रपोज्ड INS विशाल, ये थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका नाम, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, द जर्नी ऑफ इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर, ये उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, INS विक्रांत की जर्नी के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि और क्या क्या है। ठीक है, INS विक्रांत इंट्रोड्यूस, एक ये उसके बारे में है। और द प्रपोज नेक्स्ट स्टेप INS विशाल IAC-2 और IAC-3। ठीक है, उसके लिए इसके बाद जस्ट बाद एक ही न्यूज़ है INS विशाल के बारे में, जो कि होने वाला है 60 से 65,000 टन का, इतना भारी होने वाला है। ठीक है, ये उसके बारे में छोटा सा उसका की टेक अवे है थोड़ा बहुत, इसको मैं क्या, इसके बारे में थोड़ा बहुत अभी अभी प्रॉपर वे पे आया नहीं है कि कैसा बनने वाला है। बस अभी तक इतना ही पता चला है कि 60,000 प्लस टन का होने वाला है, बस इतना ही है। अभी इसकी डिज़ाइन विज़ाइन के बारे में थोड़ा रुक के पता चलेगा, बट मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा लास्ट में कैसा है क्या है। और देखते हैं। चाइना नेवी कुड हैव 5 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 बैलिस्टिक मिसाइल सब इन 2030। 2030 मतलब अभी यार, 4 साल बाद, अभी 26 में खड़े हैं और 2 महीना निकल चुका है। 2 महीना निकल चुका है, अभी 26 में खड़े हैं, और चाइना इतने जल्दी बिल्ड कर लेगा इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर? थोड़ा बहुत है डर भारत देश को भी। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो, बिकॉज 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बाय 2035, 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बाय 2035, चाइनाज एम्बिशंस प्लान फॉर PLAN as its look to counter a US and cut the Indian influence। मतलब कि देखो, अपने US के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर, 11। यार हम जब अपने विक्रांत को 1957 से 1997 तक चलाए हैं, ठीक है, जब हम इसे रिटायर कर सकते हैं, तो चाइना जब रशिया तो क्या USA अपने 11 एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटायर नहीं कर सकता 2030 तक? सोचो ना इस चीज़ को, 2035 तक क्या रिटायर नहीं कर सकता? यार बिल्कुल कर सकता है, जब ये रिटायर करना चालू करेगा। और चाइना के पास भी अभी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और तब तक शायद ऐसा अप्रॉक्स ले लेते, टोटल चाइना के पास 6 हो जाएगा 30, और अगर 35 तक भी आप लेते तो 7 हो जाएगा, 7। एटलीस्ट चार तो US के साइड से रिटायर्ड हो ही जाएंगे एयरक्राफ्ट कैरियर। 4 तो US के साइड से एयरक्राफ्ट कैरियर तो रिटायर हो ही जाएंगे। तो 7 या 8 US के पास होगा एयरक्राफ्ट कैरियर, या हाइपोथेटिकली सिचुएशन 10 तो रहेगा US के पास, और 7 चाइना के पास रहेगा। यार बैलेंस्ड हो जाएंगे, दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और चाइना भी रुक नहीं रहा है, चाइना फोर्स बनाना चालू कर चुका है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमें भी इतना चाहिए और एयरक्राफ्ट कैरियर। अब मेन चीज़, अब मैं आपको बताता हूँ, जब डोमिनेंस की बात आती है ना, तो क्या होता है डोमिनेंस के बारे में। 3 टाइप के नेवीज़ होती है, एक ब्लू वाटर नेवीज़ होती है, एक नॉन ब्लू वाटर ग्रीन वाटर नेवीज़ होती है, एक नॉन ब्लू वाटर ब्राउन वाटर नेवी होती है। ठीक है, अब ये तीनों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। एक नॉन ब्लू वाटर ब्राउन वाटर क्या होती है, कि ये एक कंट्री है छोटी सी, इसमें से हम आपको एक छोटी सी, एक सपोज ये एक कंट्री है, तो एक ये जो है ना सर्कल, ये कंट्री का ऐसा है। तो नॉन ब्लू वाटर ब्राउन वाटर नेवी क्या करती है, ये वो नेवी होती है जो कि यार खुद के देश को भी प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, ये खुद के भी देश को प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। नॉन ब्लू वाटर ग्रीन वाटर नेवी क्या होती है, ये खुद के ही बस देश को प्रोटेक्ट कर लेती है, जैसे ये देश है, ये उसको प्रोटेक्ट कर सकती, बस अपने ही देश को प्रोटेक्ट करती है, उसके अलावा कोई और देश को प्रोटेक्ट नहीं करती है, सिर्फ अपने खुद के सेल्फ देश को। और ये ब्लू वाटर नेवी क्या होती है, ये ब्लू वाटर नेवी
यार खुद के देश को तो ये प्रोटेक्ट कर ही लेती है, इसकी तो बात ही नहीं है, बट ये दूसरे के देश को भी कुछ चीज़ें सप्लाई कर सकती है। सपोज इन केस चाइना के साथ वॉर हो गई, ये इंडिया का कोस्टल रीजन, ये इंडिया ये इंडिया का कोस्टल रीजन है, ये ऐसा, ये श्रीलंका, और ये हल्का सा ऐसा करके ये ले लो, ये सिंगापुर वाला एरिया जो आ जाता है वो, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का आ गया, ये वाला, ये फिलीपींस वाला एरिया आ गया, ठीक है, सिंगापुर। अब क्या हो जाता है ना कि सिंगापुर के साथ चाइना की लड़ाई हो गई, ये 9 डैश लाइन जो मैं आपको बता रहा था ना, ये 9 डैश लाइन है, ठीक है, ये ऐसा चाइना मानता है 9 डैश लाइन को, ये हमारा है, दैट्स वाई वो 9 ऐसा लाइन खींच दिया, उसी को बोलता है ये हमारा है, जहाँ से ये डैश लाइन है ये हमारी है। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अब क्या होता है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ खड़ा है अरेबियन सी में, एक बे ऑफ बंगाल में खड़ा है, अब इसके साथ लड़ाई हो गई चाइना की, तो हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज, तो ये ब्लू वाटर नेवी होती है कि हम अपने देश को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सामने वाले देश को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या डोमिनेंस दिखा सकते हैं उसके ऊपर, दो में से एक, ठीक है। तो उसमें भी 4 स्टेज होती है। तो भारत किस स्टेज पे खड़ा हुआ है, भारत मल्टी रीजनल पावर प्रोजेक्शन में है, रशिया, चाइना, इंडिया एंड इटली, ये चारों देश एक साथ है। उसके बाद लिमिटेड ग्लोबल रीच एंड पावर प्रोजेक्शन, ये आ जाता है, ये 2 देश, यूके एंड फ्रांस, एंड ग्लोबल रीच पावर प्रोजेक्शन, बहुत सारी एयरबेस है यूएस के पास, बहुत सारी, हर जगह एयरबेस है, तो चाइना वही कर रहा है, चाह रहा है, वो भी बहुत सारी जगह में एयरबेस ले रहा है, बहुत लोगों से नेगोशिएट करता है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएट करता है, हम अब थोड़ा सा बेस दे दो हमारे यहाँ पे, आप यहाँ पे हमें थोड़ा सा बेस दे दो, या नेवी बेस, या कुछ लालच दे देता है, या लोन्स प्रोवाइड कर देता है। फिर अगर जैसे श्रीलंका का ही एग्जांपल ले लो ना यार, जो हम्बनटोटा पोर्ट था, श्रीलंका चाइना ने लीज पे ले लिया 99 ईयर्स के लिए, क्योंकि चाइना ने लोन दिया था प्रॉपरली, इंटरेस्ट रेट इतना लगा दिया चाइना ने कि श्रीलंका पे नहीं कर पाया, दैट्स वाई 99 ईयर्स के लिए ये लीज पे आ गया हम्बनटोटा पोर्ट। तो वो ऐसा लीज पे ले लेता है, ज़मीन को लीज पे ले लेता है, खरीद लेता है, ये उसके ऊपर है। सो दैट्स वाई हमें भी 3, हाँ सॉरी दैट, तो दैट्स वाई हमें भी 5 से 6 प्लस एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए, क्योंकि हमारी भी डोमिनेंस दिखनी चाहिए ना कंट्री वर्ल्ड पे। और हम जैसे UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये सब डोमिनेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है कुछ चीज़ों के लिए ना, जैसे कोई भी एक पोस्ट के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए रहती है, हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, और हम सारी क्राइटेरिया को बहुत पहले से फुलफिल कर चुके हैं, UNSC परमानेंट सीट के लिए, वीटो पावर के लिए भी, विथ वीटो पावर बहुत पहले से ही कर चुके हैं। बट अब देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होती है लाइक, ठीक है। तो यहीं तक आप ये वीडियो रही, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो जेनुइनली अच्छी लगी हो तो यार इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए।